हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं साइंटिस्टिक वर्ल्ड। आज जिस टॉपिक्स में हम बात कर रहे हैं वो है क्वांटम फिजिक्स। अब क्वांटम फिजिक्स ही क्यों? क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हैं हमारे चैनल में हर चीज़ एक फाउंडेशन से, एक बेसिक थ्योरी से स्टार्ट होता है। तो अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स, एटम्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्वांटम फिजिक्स का जिक्र करना ही पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और इसकी बेसिक्स थ्योरीज क्या हैं। हमारे यूनिवर्स से जुड़ी कुछ बातें समझना हमारे लिए अब आसान है, जैसे चांद तारों का निकलना, सूरज का अस्त होना, आकाशगंगा का दिखना और ग्रहों का चमकना। लेकिन इसके अलावा भी हमारे यूनिवर्स में ऐसा बहुत कुछ है जिसकी खोज भले ही कर ली गई हो, लेकिन उसे समझना और समझा पाना अभी तक आसान नहीं हुआ है। ऐसा ही एक फील्ड है, फील्ड ऑफ कंफ्यूजन्स है क्वांटम फिजिक्स, जिसका इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में होता है और ब्रह्मांड में भी लगातार इसका उपयोग होता रहा है, लेकिन इसे एक्सप्लेन कर पाना अभी तक काफ़ी मुश्किल समझा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स क्या है। क्वांटम फिजिक्स का वो पार्ट है इसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल्स जैसे मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्क्राइब किया जाता है। क्वांटम फिजिक्स 20वीं शताब्दी का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सिद्धांत था। इसे क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। और दोस्तों, अब जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स की खोज कब और कैसे हुई। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम फिजिक्स की नींव डाली थी, जिन्हें ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पर रिसर्च करके परिकल्पना की प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का सतत प्रवाह न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है। क्वांटम फिजिक्स को स्थापित करने के लिए प्लैंक को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस हाइपोथेसिस ने फिजिक्स वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। इसी हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करके आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक्सप्लेन किया था। और दोस्तों, अब जानते हैं कि क्वांटा क्या है। मैक्स प्लैंक द्वारा बनाए गए ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं। हर क्वांटा की ऊर्जा निश्चित होती है और केवल प्रकाश की आवर्त पर निर्भर करती है। इसका फार्मूला -E = hv, जहां h प्लैंक नियतांक यानी कांस्टेंट है तथा v आवर्त है। क्वांटम फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरह यूज होती है। हमारे चारों ओर जो भी कुछ घटित होता है उनमें क्वांटम फिजिक्स का हाथ होता है। आज की जरूरत बन चुके जीपीएस हो या हो क्वांटम कंप्यूटरिंग, क्वांटम फिजिक्स ने ही इसकी इजाद की है, यानी इन्वेंशन। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज यानी MRI, ये भी क्वांटम फिजिक्स की बदौलत है। इतनी जटिल और अनदेखी सी दुनिया है क्वांटम फिजिक्स की, जिसे एक्सेप्ट करना ही मुश्किल लगता है। और ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन के लिए भी इसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। लेकिन साइंटिस्टों के अनुसार ये दुनिया अलग से एग्जिस्ट करती है और इससे जुड़े जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनका रिस्पॉन्स भी मिलता है। और हमारे डेली लाइफ में इस क्वांटम वर्ल्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है ये तो आप जान ही गए हैं, क्योंकि जिस फोन या पीसी में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी तो क्वांटम फिजिक्स की ही देन है। तो दोस्तों, इस साइंटिफिक वर्ल्ड से उम्मीद है कि क्वांटम फिजिक्स क्या है और हमारी लाइफ को ये किस तरह इफेक्ट करती है, इस तरह के सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो जैसा कि आपने मेरे वीडियो के इंट्रोडक्टिव पार्ट में देखा कि क्वांटम फिजिक्स एंड मैकेनिक्स कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ है। कॉम्प्लिकेशंस जो है उसको भी पहले के साइंटिस्टों ने भी उस चीज़ का अनुभव किया कि क्यों और क्या रीज़न थे कि क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा हम क्वांटम फिजिक्स को नहीं समझ सकते। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि फिजिक्स और उसके जो ब्रांचेस हैं इसको थोड़ा समझते हैं। तो आइए मैं अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्लासिकल फिजिक्स में क्या और क्या चीज़ था जिसकी वजह से हम क्वांटम मैकेनिक्स एंड फिजिक्स को नहीं समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो क्वांटम फिजिक्स की जो शुरुआत है वो होती है 19वीं शताब्दी से। सबसे पहले दिया हाइपोथेसिस को रखा और स्टार्टिंग में तो जो ओल्ड साइंटिस्ट ग्रुप थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट टाइम ऑफ पीरियड जब बढ़ते गया, मतलब उस पर और भी इन्वेंशन होते गए, उसके हाइपोथेसिस को और मजबूत करते गए, तो लोग उसको, साइंटिस्ट ग्रुप है जो, वो एक्सेप्ट करते गए। टाइम बहुत लंबा लगा है, 30 ईयर्स ऑफ टाइम लगा है इसके इन्वेंशन को। आप देख सकते हैं मैक्स प्लैंक 1900, रदरफोर्ड 1913, हाइजेनबर्ग 1925 और ये श्रोडिंगर 1926। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्टों के नेम और इन्वेंशन की, जो उनकी हाइपोथेसिस के पब्लिश की इन्वेंशन डेट को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, 30 ईयर्स का एक लंबा समय लगा है इस पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने को और पूरे वर्ल्ड में कि क्वांटम फिजिक्स और मैकेनिक्स भी कोई चीज़ है जिससे हम फिजिक्स के वो फंडामेंटल पार्टिकल्स का स्टडी को हम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्लासिकल फिजिक्स के को थोड़ा सा समझते हैं, और हमारे लिए भी अच्छा ही होगा क्योंकि हमारे जो वीडियो का सीरीज़ है इसमें हम फंडामेंटल लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो क्लासिकल फिजिक्स है इसमें हमारी 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होता है। सबसे पहला आता है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, जो विजिबल पार्टिकल्स हैं, विजिबल एटम्स हैं, जो हम अपने आंखों से जो विजिबल मैटर्स को देख सकते हैं, ईंट, पत्थर, नदी, पहाड़, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, तारे,
ये सब में जो बल लगते हैं, इन सब का जो हम स्टडी करते हैं और इन सब के लिए जो कैलकुलेशन बनाते हैं, ये सब आता है क्लासिकल मैकेनिक्स में। जैसे सूर्य की चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है तो उसका रिपल्सिव ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में स्टडी करना। एक कार है, वो डेस्टिनेशन 1 से डेस्टिनेशन 2 जाता है, फिर डेस्टिनेशन 3 जाता है, तो वो गाड़ी कितने समय में कितना दूरी तय करता है, इसकी इक्वेशंस पढ़ना। ये तो मैं बड़ा सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इन्हीं चीज़ों का अध्ययन भी क्लासिकल मैकेनिक्स के डायनेमिक ऑफ मैटर्स में आता है। ऑल्सो नोन एज ए न्यूटोनियन मैथमेटिक्स। कब हुआ, इसको प्रकाशित कब किया? आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका में प्रकाशित किया। अब मैंने यहाँ पे इनके इन्वेंशन पब्लिश का डेट तो पहले बता दिया, लेकिन मैं ये बताना भूल गया कि क्लासिकल मैकेनिक्स का सबसे पहले जो एक थॉट है उसको किसने रखा, तो उसको सबसे पहले रखा है आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन के बाद आप देखते हैं कि कैलकुलस और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी एक प्रमुख इसमें पार्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स के। और साथ ही साथ ये जो रेड कलर पे मैंने मेंशन किया है कुछ साइंटिस्टों के नाम है जिसको आप नोट कर सकते हैं। ये भी प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स में अपना योगदान दिया हुआ है, जैसे कि जोहान्स केपलर, गॉटफ्रेड लियोनार्ड एवर, जोहान लुइस और विलियम रॉबिन हैमिल्टन। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स में अपनी खोजों को, अपने हाइपोथेसिस को बहुत सारे साइंटिस्टों के बीच पब्लिश किया है। अब आते हैं हम सेकंड ब्रांच यानी थर्मोडायनेमिक्स। फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक्स को एक्सपेरिमेंटल ब्रांच भी कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल क्योंकि इसके जितने भी लॉ को पब्लिश किया, इन्वेंशन किया गया है, ये सब एक्सपेरिमेंटल बेस पे आधारित है। अब आप देख सकते हैं जैसे कि साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे साइंटिस्टों का नाम है, तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे जब स्टार्टिंग में कोई स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इन्वेंशन किसने किया, नाम किसने दिया। तो जैसे कि नेम गिवन बाय विलियम थॉमसन, फर्स्ट यूज पब्लिश बाय लॉर्ड कैल्विन। समझ सकते हैं, नाम किसी और ने दिया, पब्लिश किसी और के द्वारा हुआ, लॉ किसी और ने दिया हुआ है, तो इन चीज़ों को हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, किसका स्टडी है? थर्मोडायनेमिक्स है रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल वर्क एंड डायनेमिक्स होता है जो मशीन होती है उसके द्वारा जो प्रोड्यूस होता है हीट, या हीट के द्वारा अगर कोई चीज़ मशीन अगर वर्क भी कर सकता है, वाइस वर्सा है, मतलब मशीन और उसके हीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट, इसका ही हमें स्टडी करना है। और ये जो एनर्जी कंजप्शन है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके लॉस के बारे में इसको बताया गया है। जैसे कि इसमें जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ किसने दिया? रोडोल्फ कैलकुलस ने 1850 में फर्स्ट लॉ को दिया। सेकंड लॉ विलियम थॉमसन 19th सेंचुरी में। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, मतलब जो इस यूनिवर्स में जितने भी ऊर्जा है वो पूरी तरीके से एक समान है, वो उसका ना कभी क्षय होता है, ना वो डिस्ट्रॉय होता है, ना वो रीजनरेट होता है, वो सिर्फ ट्रांसफर होता है। सेकंड लॉ क्या कहता है? एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीज, यानी ब्रह्मांड का जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी यानी क्या होती है? अव्यवस्था की माप। आप एक एटम का एक मैटर का इमेजिनेशन कीजिए, उसमें सारे पार्टिकल्स हैं एटम लेवल पे, और वो जब क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहते हैं वो अनक्रिस्टलाइज फॉर्म में चले जाते हैं, उसी को हम एंट्रोपी बोलते हैं। और उसका जो वो होता है वेक्टर, वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ होता है, इंक्रीज ही करता है, वो कभी माइनस की तरफ नहीं होता है। अब देख थर्ड लॉ, वेल्टन नेरिस्ट ने 1906 से लेकर अपना 12 तक की रिसर्च में थर्ड लॉ को दिया, एंट्रोपी ऑफ प्योर परफेक्टली फॉर्मेट क्रिस्टलाइज सब्सटेंस एट एब्सोल्युटली जीरो, यानी कि जो परफेक्टली क्रिस्टलाइज कोई मैटर है उसका जो केल्विन वैल्यू होगा हमेशा जीरो ही होगा। मतलब एक मैटर को सुपर कंडक्टर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको टेम्परेचर को 0 केल्विन पे लाना ही पड़ेगा। साथ ही आप देख सकते हैं, मैं कुछ और बता देता हूँ, जैसे कि ओल्ड 1824 को सैडी कैरनॉट ने सबसे पहले इसके बारे में परिकल्पना सोच ली थी। अब हम बढ़ते हैं द थर्ड ब्रांचेस यानी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये क्या चीज़ का स्टडी है? इसमें हम जो चुंबक और विद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे से उत्पन्न होने वाले जो विद्युत धाराएं हैं इसके बारे में अध्ययन, स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में है। इसके बाद क्या है? अकॉर्डिंग टू चार्ज कैन प्रोड्यूस रेडिएशंस। इसके अकॉर्डिंग में क्या है, मतलब मैक्सवेल ने सबसे पहले यही बताया कि कोई चार्ज पार्टिकल है वही जब इन्फ्लुएंस किया जाएगा तो वो रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसके बाद आते हैं मैक्सवेल के ये 4 जो इक्वेशंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लॉ लगता है वो गॉस का लगता है, जिसमें है इलेक्ट्रिकल, इसके बाद है मैग्नेटिक, उसके बाद है फैराडेस का, और आखिरी में आता है एम्पियर लॉ ऑफ मैक्सवेल। तो ये 4 इक्वेशंस भी हो गए जो मैक्सवेल ने दिए थे, और इसी का उपयोग बहुत ज़्यादा अभी आएगा आपके क्वांटम फिजिक्स का एक रिवाइज्ड पार्ट है, ये आपके लिए भी फायदेमंद है। और जब मैं क्वांटम फिजिक्स को आगे समझाऊंगा तो ये चीज़ें बार बार आएगा कि ये फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से हमें एक अलग फेनोमेनन, अलग हाइपोथेसिस के ऊपर काम करना पड़ा है। और इसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग स्टेज कहाँ से हुई थी, कैसे हुआ। ये तो रहा हमारा पुराना फिजिक्स का पार्ट। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।